हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पार्टी चौधरी। आज अपन बात करेंगे नॉर्थ टाइम्स का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका पार्ट फर्स्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज अपन पार्ट टू डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा अपन शिफ्ट फर्स्ट के भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपन सेकंड शिफ्ट का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब 25 क्वेश्चन से आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। WHO हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27। एलर्जी स्किन टेस्ट डन विथ इंट्राडर्मल रूट ओनली बिकॉज। जो एलर्जी स्किन टेस्ट है वो इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी फास्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल रूट लेस पेनफुल, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल रूट लेस इंजरी टू स्किन। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो इंट्राडर्मल रूट से ही स्किन टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इंट्राडर्मल रूट होता है वो फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है उससे ड्रग्स का। जो भी ड्रग्स अपन इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं उसका बहुत ही फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए एलर्जी स्किन टेस्ट को इंट्राडर्मल रूट से किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द ऑनलाइन सेलर सेलिंग द बैग इन ऑनलाइन एट ₹2000 with already 20% of discount and after placing the order he gives additional 10% discount. So find the actual selling cost of bag. ऑप्शन ए 1200 रुपीज, ऑप्शन बी 1440 रुपीज, ऑप्शन सी 1600 रुपीज, ऑप्शन डी 1320 रुपीज। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑनलाइन प्राइस है, एक सेलर है उसने एक बैग की ऑनलाइन प्राइस रखी है 2000 रुपीज। अब वो उसमें 20% तो पहले ही डिस्काउंट दे देता है और उसके बाद ऑर्डर करने के बाद 10% और एडिशनल डिस्काउंट उसको देता है। तो उसकी जो एक्चुअल सेलिंग की कॉस्ट है वो कितनी होगी, इसके अंदर ये पूछा गया है। तो इसके अंदर अपन निकालेंगे सबसे पहले तो 20% डिस्काउंट निकालते हैं 2000 के ऊपर। तो 2000 इंटू 20/100, तो इससे निकालेंगे तो 400 रुपीज आ गया जो 20% डिस्काउंट है, जिसको अपन 200 में से इसको माइनस कर देंगे तो उसके बाद बचाएगा 1600, 1600 रुपए बच गया। अब 1600 पे 10% और डिस्काउंट देता है, तो यदि 1600 पे 10% और डिस्काउंट देगा तो 1600 इंटू 10/100, तो 160 रुपीज का और एडिशनल डिस्काउंट उसको मिल गया, जिसको भी अपन 1600 में से माइनस कर देंगे 1600 माइनस 160, तो इसके बाद बच जाता है 1440 रुपीज। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1440 रुपीज, यानी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर कंप्लेन ऑफ ओपन एब्डोमिनल सर्जरी द ओटी नर्स नीड्स टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फर्स्ट बिफोर सुचरिंग, गिव प्रायोरिटी आंसर। एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, और उसके बाद कंप्लेन करता है आफ्टर कंप्लेन ऑफ ओपन एब्डोमिनल सर्जरी द ओटी नर्स नीड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फर्स्ट बिफोर सुचरिंग। ओपन एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद सुचरिंग को क्लोज करने से जस्ट पहले क्या एक्टिविटी करेगी ओटी नर्स वहां पे, इसको प्रायोरिटी वाइज अपने को आंसर देना है यहाँ पे। ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन ऑफ ओटी, ऑप्शन बी चेंज द गाउन, ऑप्शन सी चेकिंग द स्पंज काउंट एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट बिफोर सुचरिंग, ऑप्शन डी क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चेकिंग द स्पंज काउंट एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट बिफोर सुचरिंग। ऐसा क्यों किया जाता है? जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जब सुचरिंग करनी होती है, जब वुंड को क्लोज करना होता है, जो सर्जिकल साइट को क्लोज करना होता है, उसे जस्ट पहले स्पंज काउंट किए जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है कि कितने स्पंज थे, वो है या नहीं है। हो सकता है वुंड के अंदर तो नहीं रह गए हो या कोई अपना इंस्ट्रूमेंट तो अंदर नहीं रह गया हो वुंड के अंदर, उसके बाद क्लोज हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए स्पंज को काउंट किया जाता है। स्पंज काउंट करने के दो पर्पज होते हैं, एक तो इसलिए किया जाता है कि वुंड के अंदर नहीं रह गया हो, ऑपरेटिंग साइट के अंदर नहीं रह गया हो, और सेकंड पर्पज ये रहता है कि स्पंज को काउंट करके जो ब्लड लॉस हुआ है उस ब्लड लॉस की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है इस ऑपरेशन से। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ऑप्शन ए ग्यूडल एयरवे, ऑप्शन बी नेजोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन सी ट्रेकोस्टमी ट्यूब, ऑप्शन डी ईटी ट्यूब।
तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में पूछा गया है कि ये डायग्राम किस चीज का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है? ये ग्यूडल एयरवे है, जिसको अपन ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31। ऑन द इवनिंग टाइम इन सनलाइट फेस टू फेस द ए एंड डी वेर स्टैंडिंग द ए पर्सन शेडो इन डी राइट साइड। एक ए और डी दो पर्सन है जो फेस टू फेस इवनिंग टाइम के अंदर खड़े हैं, धूप के अंदर। तो जो पर्सन है डी, जो ए की जो छाया है, जो शेडो है, उसकी छाया है, वो डी के राइट साइड में पड़ रही है। देन इन विच डायरेक्शन डज द डी स्टैंडिंग। तो डी है वो किस पोजीशन के अंदर या किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए वेस्ट साइड, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी साउथ साइड, ऑप्शन डी ईस्ट साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी नॉर्थ साइड। इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ए और बी है वो एक दूसरे के फेस टू फेस आमने सामने खड़े, और जो ए की जो छाया है वो डी की साइड के अंदर डी के राइट साइड के अंदर पड़ रही है। तो उससे अपन डायरेक्शन निकालेंगे तो इसकी नॉर्थ साइड करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32। हु कंपोज द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट कैमरा इमेज रिजोल्यूशन। जो कैमरा की जो इमेज होती है, जो पिक आती है, उस पिक की रिजोल्यूशन को चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, उस यूनिट का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी टेराबाइट, ऑप्शन सी टेरापिक्सल, ऑप्शन डी मेगापिक्सल। ओके फ्रेंड्स, तो इसके एक या दो ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन सही है यहाँ पे, बट एक ऑप्शन हमने ऐड किया है, वो हमें मिला नहीं कौन सा ऑप्शन था, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेगापिक्सल है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो करेक्ट आंसर इसका तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अभी एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 35। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको अपन ओसी भी बोलते हैं, विल बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी हावर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो ओसीपी होती है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कितने घंटे बाद तक दी जा सकती है? ऑप्शन ए विद इन 72 आवर्स, ऑप्शन बी विद इन 12 आवर्स, ऑप्शन सी आफ्टर 96 आवर्स, ऑप्शन डी विद इन 36 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विद इन 72 आवर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 आवर्स ओसीपी लेना होता है, अदरवाइज प्रेगनेंसी कंज्यूम कर चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द पोजीशन इन ए गिवन इमेज। इस पिक के अंदर, डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है कि किस पोजीशन के अंदर ये पेशेंट इसके अंदर लेटा हुआ है। ऑप्शन ए टेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन डी डोर्सल रेक्यूमेंट पोजीशन। तो फ्रेंड्स इसका नाम है ये टेंडलबर्ग पोजीशन है। रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन जस्ट इसकी अपोजिट होती है, यानी अभी इस पिक के अंदर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है इसका हेड साइड बिलो है और जो लेग साइड है वो अप है, बट जो रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन होती है इसमें लेग होते हैं वो डाउन होते हैं और जो हेड है वो अप होता है। ओके फ्रेंड्स, और लिथोटोमी पोजीशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है इससे। वो तो जो लेबर वगैरह के लिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है लिथोटोमी पोजीशन, और कोई वेजाइनल प्रोसीजर होना होता है तो उसके लिए यूज की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल टेस्ट परफॉर्मेड एट 15 to 18 week of pregnancy, what is the positive test result indicate that the baby having Diamond syndrome? क्लियरली इसके अंदर यही पूछा गया है कि जो 15 से 18 वीक के बीच अपन ट्रिपल टेस्ट करवाते हैं, ये तीन तरह के टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर और जो क्वाड्रिपल मार्कर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो ट्रिपल टेस्ट होता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, इसके अंदर जो 15 से 18 वीक के बीच इसको कराया जाता है, तब परफॉर्म किया जाता है, तब जो पॉजिटिव टेस्ट होगा यदि डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा तो उस टाइम इसका जो मेजरमेंट क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें होती है ट्रिपल मार्कर के अंदर। एक UAE3 यानी अनकॉन्जुगेटेड
एस्ट्रियोल, और इसके अलावा एक MSAFP यानी मेटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन, और एक होता है बीटा HCG। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है। इन तीनों चीजों के अंदर कौन सी अप होती है, कौन सी डाउन होती है, यानी कौन सी हाई होती है, कौन सी लो होती है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए हाई इसके अंदर पूछा गया है। फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है इसके अंदर जो हाई लिखा हुआ है यहाँ पे HCG है। वैसे HCG एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल टेंड्स टू बी हाई दैट ऑफ MSAP यानी मेटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन इज लो। इस तरीके से है ऑप्शन, ये हाई की जगह HCG है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी MSAFP एंड UA3 टेंड्स टू बी हाई दैट ऑफ HCG इज लो। ऑप्शन सी MSAFP एंड UA3 टेंड्स टू बी लो दैट ऑफ HCG इज हाई। इसके अलावा ऑप्शन डी है, इसमें भी हाई की जगह HCG है, यानी HCG एंड UA3 टेंड्स टू बी हाई दैट ऑफ MSAFP इज हाई। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो मेटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल होता है ये तो हो जाता है लो, और बीटा HCG हो जाता है हाई। जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसमें सिर्फ HCG बढ़ावा मिलता है, किसमें, सिर्फ डाउन सिंड्रोम के अंदर, और वो यदि HCG जहां बढ़ा हुआ है और MSAFP एंड UA3 जहां डाउन है तो वो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर अपने को अगला नंबर आइडेंटिफाई करना है। इसमें सीरीज दी हुई है 1, 2, 4, 7 एंड 11, और इससे नेक्स्ट जो सीरीज का जो अपना नंबर है वो अपने को मेजर करना है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12 है, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो नंबर मेजर करने का जो फॉर्मूला अपन देखेंगे, तो इसके जो बीच में जो वेरिएशन है, दोनों के बीच जो गैप है वो सेम होना चाहिए। देखो, जो सबसे पहले 1 और 2 के बीच अपन 1 का गैप है इसके अंदर, यानी इसके अंदर 1 के अंदर अपन 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया। 2 के अंदर फिर जो सेकंड नंबर का नंबर है इसलिए वहां पे 2 ऐड करेंगे तो 4 आ गया, और 4 के अंदर अपन फिर 3 ऐड करेंगे तो उसके बाद 7 आ गया, और 7 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 11 आ गया, और 11 के अंदर 5 ऐड करेंगे अपन तो 16 आ गया। जो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर शो किया है, जो रेड कलर वाला, यानी एक सीरीज जोड़नी है इन 1, 2, 4, 7 और 11, इन सब में अपने को एक एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ते हुए चलना है। जैसे 1 के अंदर 1 जोड़ेंगे, 2 के अंदर 2 जोड़ेंगे, 4 के अंदर 3, 7 के अंदर 4 और 11 के अंदर 5 जोड़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी अपनी 16 नंबर अपने को मिल गया। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए कोस्कोज स्पेकुलम, ऑप्शन बी सिम्स स्पेकुलम, ऑप्शन सी डियोन रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी डिएवर रिट्रैक्टर। तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सिम्स स्पेकुलम है। ओके फ्रेंड्स, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ये सिम्स स्पेकुलम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ फ्रेंड्स एक एक्सरे की इमेज दी गई थी, जो केयूबी एक्सरे है, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे है। इसके अंदर पूछा गया था कि इसका जो डायग्नोसिस क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या फाइंडिंग आपको मिल रही है। ऑप्शन ए ब्लैडर कार्सिनोमा, ऑप्शन बी रीनल कैलकुलाई, ऑप्शन सी ब्लैडर इंजरी, ऑप्शन डी डायलेटेड यूरेटर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है रीनल कैलकुलाई। जो यहाँ मैंने डायग्राम आपको दिया है इसके अंदर तो वैसे रीनल कैलकुलाई ही दिखाई दे रहा है, बट कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर वहां पे ब्लैडर कार्सिनोमा का एक्सरे बताया गया था, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे रीनल कैलकुलाई का था। फ्रेंड्स, मैंने नहीं दिया था एग्जाम, बट इसके अंदर यदि ये डायग्राम था, इस तरह का डायग्राम था, तो वो रीनल कैलकुलाई था, और ब्लैडर कैंसर का था यानी ब्लैडर कार्सिनोमा का था, तो वो इससे जरूर डिफरेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द मेस यूज इन विच टाइप ऑफ सर्जरी। ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी कार्डियक सर्जरी, ऑप्शन सी हर्निया रिपेयर सर्जरी, ऑप्शन डी थोरेसिक सर्जरी। तो जो मेस होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स मेस होता है उसका जो हर्निएटेड ऑर्गन होता है कोई भी, उसको अपनी साइज के अंदर या फिर अपनी लोकेशन पे स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो हर्निया रिपेयर सर्जरी के अंदर मोस्टली यूज होता है। अदर टाइप की सर्जरी में भी यूज होता है, यदि वहां पे ऑर्गन है वो अपनी लोकेशन पे स्टेब्लिश नहीं है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे अपन फर्स्ट प्रायोरिटी से हर्निया रिपेयर सर्जरी के अंदर इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 42।
व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एक्सीडेंट फॉरेन बॉडी ऑन द कॉर्निया एरिया? जब कोई भी फॉरेन बॉडी है वो एक्सीडेंटली कॉर्निया के अंदर इंसर्ट हो गया है, तो वहां पे इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन हो गई है वहां पे, तो वहां इमीडिएट फर्स्ट एड क्या करेंगे अपन? ऑप्शन ए रिमूव फॉरेन बॉडी, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी कवर द फॉरेन बॉडी, ये भी नहीं करना होता है। ऑप्शन सी क्लीन द आई विथ वाटर और नॉर्मल सलाइन, जो भी वहां प्रेजेंट हो या तो प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको क्लीन करेंगे या फिर नॉर्मल सलाइन से उसको क्लीन करेंगे। गिव पेन मैनेजमेंट, ये सेकंड प्रायोरिटी में रहेगा। फर्स्ट एड के अंदर सबसे पहले क्लीन द आई एंड वाटर एंड नॉर्मल सलाइन, ये रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच ड्रग डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी एंटी कन्वल्जेंट, ऑप्शन सी बेंजोडाइजापिन, ऑप्शन डी बार्बिट्रेट। तो जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होती है वो सीजर थ्रेशोल्ड को डिक्रीज करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए टाइप ऑफ फीवर इन विच एवरी 4 आवर द बॉडी टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल लेवल इज नोन एज। फ्रेंड्स, ऐसे टाइप की फीवर जिसके अंदर पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर एक बार जरूर टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हो सकता है पूरे दिन उसका टेम्परेचर हाई रहे बट एक बार जरूर नॉर्मल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ऑप्शन ए इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन बी कंटिन्यूड फीवर, ऑप्शन सी रिमिटेंट फीवर, ऑप्शन डी रिलैप्सिंग फीवर। वो ऑप्शन बी सी एंड डी मैच नहीं हो रहा है, या करेक्ट आंसर हो रहा है इसका ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 45। 32 वीक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटलाइज्ड विथ वेजाइनल डिस्चार्ज व्हेन एंड इट्स फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट काइंड ऑफ लेबर डज इट इंडिकेट? एक 32 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है जो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके बाद वहां पे फीटल फाइब्रोनेक्टिन उसका टेस्ट करवाया जाता है। तो पूछा गया है कि इस तरह की जो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो किस तरह की लेबर को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए पोस्टरम लेबर, ऑप्शन बी प्रोलोंग लेबर, ऑप्शन सी प्रीटरम लेबर, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेट लेबर। तो फ्रेंड्स, जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन एक तरह की प्रोटीन होती है जो फीटस को यूटस के एक तरह से चिपका के रखती है, और जब सर्वाइकल या फिर वेजाइनल फ्लूइड के अंदर डिस्चार्ज के अंदर फीटल फाइब्रोनेक्टिन पॉजिटिव मिलता है अपने को, तो वो ये इंडिकेट करता है कि प्री टर्म लेबर होने के चांसेस है। यानी जब वो एक तरह का ग्लू होता है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, वो ग्लू फीटस को यूटस से चिपका के रखता है। जब वो डाइल्यूट होके वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ बाहर आता है तो वो इस तरह की इंडिकेट करता है कि वहां से वो ग्लू निकल चुका है और प्री टर्म लेबर हो सकती है इसको। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके अलावा पोस्ट टर्म लेबर इसका कोई लिंक नहीं है, और जो प्रोलोंग लेबर होती है वो बहुत ज्यादा देरी तक होती है, वो होती है एक होती है प्रेसिपिटेट लेबर जो सिर्फ विद इन 3 आवर कंप्लीट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रोलोंग लेबर होती है वो होती है जब 18 आवर से ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। योर फाइंडिंग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन टीपीएन बैग एज ए नर्स, व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? जब टीपीएन बैग लगा हुआ है पेशेंट को और उसके अंदर नर्स ऑब्जर्व करती है कि वहां पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए चेंज द न्यू बैग, ऑप्शन बी रबिंग द बैग, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर फास्ट, ऑप्शन डी नथिंग टू डू। तो फ्रेंड्स, वहां पे नया बैग चेंज करना होता है नर्स को, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 47। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यदि किसी का ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास, ऑप्शन बी नॉन मूवेबल फिक्स रेगुलर मास, ऑप्शन सी मूवेबल फिक्स इरेगुलर मास, ऑप्शन डी मूवेबल फिक्स रेगुलर मास्क। ओके फ्रेंड्स, तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर जो लिम्फ होता है या फिर जो ट्यूमर की साइज होती है वो एक तो वहां पे नॉन मूवेबल होता है, यानी एक जगह फिक्स रहता है, और इरेगुलर उसकी शेप होती है। रेगुलर शेप में नहीं रहता है, वो इरेगुलर होता है और नॉन मूवेबल होता है, यानी वहां से मूवमेंट भी नहीं कर रहा होता है। तो वो ब्रेस्ट कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड विल कोज नोजिया एंड वोमिटिंग? ऐसी कौन सी ड्रग है जो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को दी जाती है और उसके बाद वो नोजिया और वोमिटिंग कोज करती है? ऑप्शन ए डाइक्लोफेनिक, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी ट्रामाडोल, ऑप्शन डी ओनेडास्ट्रोन। तो फ्रेंड्स, जो ट्रामाडोल ड्रग होती है
वो पोस्ट ऑपरेटिवली पेन मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, और वो वहां पे नोजिया और वोमिटिंग शो करती है, यानी नोजिया और वोमिटिंग उसका साइड इफेक्ट होता है। बट जो डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल और ओनिडास्ट्रोन होते हैं ये नहीं करता है। जो ओनिडास्ट्रोन होता है वो तो एक तरह से नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन इज द रीजन टू परफॉर्म नैलेक्सोन चैलेंज टेस्ट ऑन द क्लाइंट विथ ओपोइड अबूज। जो नैलेक्सोन चैलेंज टेस्ट होता है वो किस रीजन के लिए किया जाता है ओपोइड अब्यूज वाले पेशेंट के अंदर। ऑप्शन ए टू चेक रिएक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी टू चेक पेशेंट इंटरेस्ट, ऑप्शन बी टू ट्रीट ओपोइड अब्यूज, ऑप्शन डी टू चेक द लेवल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, जो ओपोइड अब्यूज का पेशेंट होता है उसके अंदर नैलेक्सोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, तो वो उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए, यानी जो फिजिकल डिपेंडेंस का जो लेवल होता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 है उसका इसमें कोई लिंक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल थेरेपी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेशेंट विद ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर किस तरह की बिहेवियरल थेरेपी होती है जो इफेक्टिव होती है। ऑप्शन ए एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, ऑप्शन बी एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन सी साइकोडायनेमिक, ऑप्शन डी कोग्निटिव बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पेशेंट को एक्सपोजर और रेस्पॉन्स प्रिवेंशन की जो थेरेपी है वो वहां पे यूज की जाती है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर इफेक्टिव दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये अपने 50 क्वेश्चंस हो गए। इससे आगे 50 क्वेश्चन से आगे अपन पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में जुड़ना चाहते हैं तो 9413722120 इन नंबरों पे अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप हमारी चैनल से रिलेटेड कोई स्पेशल क्वेरी है तो जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। ये जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल का जो लोगो है वो वहां पे लगा हुआ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।